नमस्कार बच्चों। कल हमने बीए पार्ट फर्स्ट में अपना पाठ्यक्रम देखा था और उसमें हमारा पहला अध्याय ढोला मारूरा दोहा है। ढोला मारूरा दोहा का कल मैंने तुम्हें इसका सामान्य परिचय दिया था और उसका काल निर्धारण बताया था कि कई विद्वानों में आपस में कुछ मतभेद हैं, वो इसको किस समय का मानते हैं। आज हम उसमें कुछ काव्य सौंदर्य, अलंकार, जो भी कुछ उसमें प्रयोग किए गए हैं, छंद आदि, उनके बारे में तुम्हें बताऊंगी। फिर हम उसका कथा का सार देखेंगे। उसके बाद हम उसकी व्याख्याएं प्रारंभ करेंगे। तो हमने कल यही पढ़ा कि यह 15वीं शताब्दी की रचना होनी चाहिए। कोई इसे 11वीं की मानता है, कोई 12वीं की मानता है, कोई 16वीं की मानता है, पर निष्कर्ष यही निकलता है कि यह 15वीं शताब्दी की रचना होनी चाहिए और अभी तक यही मत मान्य रहा है। ढोला मारूरा दोहा हुणोत नैनसिरी विख्यात राजस्थान के इतिहास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें ढोला को नरवरगढ़ का संस्थापक, नल का बेटा और मारवाड़ी का पति बतलाया गया है। और उसी नल के बेटे ने, आपने ये तो सुना ही होगा कि नल नाम का एक राजा था, तो उसी नल के बेटे ने ग्वालियर को बसाया था। कुशल राम ने पुंगल के राजा पिंगल की कन्या को मारवाड़ी बताया है। इसमें 2 नायिकाएं आई हैं। ढोला मारू के साथ में 2 नायिकाएं आई हैं। एक का नाम है मारवड़ी और एक का नाम है मालवणी। र और ल का अंतर है दोनों में, कंफ्यूज मत होना। इसको थोड़ा सा मैं जब कथा बताऊंगी तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ, तो कुशल नाम ने पुंगल के राजा पिंगल की कन्या को मारवाड़ी बताया है। और ये देखते हैं कि माँ उमादे देवड़ी, नाना सामंत सिंह, पिंगल राय पमाररी, कुमरी मारवड़ी, है ना, ये उन्होंने लिखा है। ढोला मारूरा दोहा का काव्य सौंदर्य अद्भुत और रोचक रस में है, क्योंकि ये प्रेम कथा है तो स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। ढोला मारूरा दोहा भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत मार्मिक रचना है। कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत मार्मिक है। इसका कथा प्रसंग बहुश्रुत है। बहुश्रुत यानी बहुत अधिक प्रचलित है, सबने उसको सुना हुआ है। इस काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें प्रेम कथा का वर्णन है, इसलिए श्रृंगार रस होना स्वाभाविक है। किंतु कथा प्रसंग में कहीं कहीं वीर, करुण, शांत एवं रौद्र रस भी आ गया है। पर होता ही है, सामान्य बात है कि केवल एक ही रस के ऊपर कोई पूरा अपना काव्य नहीं लिख सकता, अपनी रचना नहीं लिख सकता। श्रृंगार की दृष्टि से विचार करने पर इसमें हमने पाया है कि मारवाड़ी प्रसंग, मारवाड़ी का संदेश, स्वप्न में पति दर्शन एवं प्रकृति निरूपण वाले प्रसंग अत्यंत मार्मिक और हृदयग्राही बन पड़े हैं। यानी जो ये प्रसंग आए हैं, ये हमें बहुत अधिक, हमारे मन को बहुत अधिक लुभाते हैं, अच्छे लगते हैं। मारवाड़ी विरह में यदि
मार्मिकता और सहजता है, तो मालवणी की विरह वेदना भी बड़ी स्वाभाविक बन पड़ी है। मालवणी के विरह में आत्मज्ञानी, स्मरण आदि संचारी भावों एवं अनुभवों का आकर्षण चित्र देखने को मिलता है। कला पक्ष की दृष्टि से भी, ये तो हमने देखा भाव पक्ष, कला पक्ष की दृष्टि से भी यह उल्लेखनीय कृति है। जहाँ इस कृति की भाषा का प्रश्न है, उसे माध्यमिक राजस्थानी कहा जा सकता है। यह वह राजस्थानी है जो 12वीं शती से 15वीं शताब्दी तक प्रचलित रही है। अलंकार विधान के अनुसार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान एवं यमक आदि अलंकारों का सहज एवं आवश्यक प्रयोग हुआ है। दोहा, सोरठा छंदों का प्रयोग इस कृति में अपना अनूठापन लिए हुए सौंदर्य बोध को निखारता है। अच्छा, दोहा और सोरठा जो छंद है, वो दोनों छंद एक दूसरे के विपरीत है। दोहा छंद में क्या होता है कि विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में विषम में 11 और सम में 13 मात्राएं होती हैं। भाषाई प्रयोग की दृष्टि से भी यदि हम इसे देखें तो इसमें अपभ्रंश से स्वतंत्र होकर राजस्थानी भाषा अपने आप में सहज मुहावरे एवं कहावतों के साथ राजस्थानी संस्कृति को समेटे हुए इस प्रस्तुत की हो गई है। राजस्थानी भाषा का एक दोहा देखिए आप, कितना सुंदर कवि ने लिखा है। सोठिया दोहा भलो, भल मरवड़ी बात, जोबन छाई घण मली भली, और तारा छाई रात। सोठिया दोहो भलो यानी सोरठा और दोहा छंद दोनों ही बहुत अच्छे हैं। भल मरवड़ी बात और मालवणी की बात भी अच्छी है। जोवन छाई घन भली और तारा छाई रात, उसका जो यौवन है वो देखिए, और तारों से छाई हुई रात को देखिए, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है और सुंदर नायिका वहाँ उपस्थित है। तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ दोहा और सोरठा दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है, और दोहा और सोरठा दोनों छंद एक दूसरे के विपरीत है। सोरठा में विषम में 11 और सम में 13 मात्राएं होती हैं, और दोहा में विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होती हैं। ढोला मारूरा दोहा असंख्य दोहों और सोरठा छंदों से भरी पूरी राजस्थानी भाषा की कृतियों में से एक प्रासंगिक एवं चयनित कृति मानी जाती है, क्योंकि इसकी कथा ऐतिहासिकता को लिए हुए है और महत्वपूर्ण रचना है। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ढोला मारूरा दोहा की भाषा को डिंगल न मानते हुए बोलचाल की राजस्थानी भाषा मानते हैं। अब इसकी भाषा के संबंध में स्वाभाविक है कि कोई रचना लिखेगा तो मतभेद तो होगा, उसके आलोचना तो होगी और होनी भी चाहिए। आलोचना बिना किसी भी काव्य को हम परिपूर्ण नहीं मान सकते। तो आलोचनात्मक इन्होंने हीराचंद ओझा और गौरीशंकर ने ढोला मारूरा दोहा की भाषा को डिंगल न मानते हुए इसे बोलचाल की राजस्थानी भाषा माना है, जबकि ये मेनारिया जी ने इसे डिंगल भाषा का सर्वोच्च ग्रंथ मानते हैं। वैसे ढोला मारूरा दोहा की भाषा प्राचीनता एवं नवीनता के मेल को दर्शाती है। इसमें मारवाड़ी, नूनानी, मालवी तथा ब्रज भाषा का प्रभाव भी
मानते हैं। काव्य में तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। अब हम ये देख लें थोड़ा सा, हमें वैसे तो हम फर्स्ट ईयर में आ गए तो इन सब बातों का हमें जानकारी होनी चाहिए, फिर भी बच्चों में तुम्हें बता देती हूँ कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे। जो शब्द मूल भाषा से जो के त्यों ले लिए जाते हैं वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव मूल भाषा से रूप बदलकर लिया गया शब्द तद्भव कहलाता है। और देशज देश में उत्पन्न जो हमारे अपने यहाँ के शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसकी शैली देख लीजिए। शैली की दृष्टि से सरल, अलंकृत, क्लिष्ट, कूट तथा सूक्त आदि शैली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ढोला मारू काव्य में प्रतीक एवं प्रस्तुत योजना के माध्यम से भावाभिव्यक्ति हुई है। चातक, पपीहा, कौवा, कुर्जा, सारस तथा बादलों का आच्छादन, बिजलियों का चमकना मारवाड़ी के विरह की तीव्रता को और भी अधिक बढ़ा देते हैं और प्रेम की गहराई की अभिव्यंजना करते हैं। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, उपमा, विभावना, अपूर्ति तथा रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे अलंकार, अनुपास अलंकार की ही छटा देखिए आप। सावण आयो साहिबा, पागड़ विलंबी गार, बच्च विलंबी बेलिया, नरमम विलंबी नार। हाँ, तो अनुप्रास की क्या परिभाषा होगी, ये तो हमें ध्यान होना चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक की ध्वनि वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वो बार बार दोहराई जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे इसमें विलंबी शब्द आया है, गार नार शब्द आया, तो र की आवृत्ति बार बार हो रही है, आ की आवृत्ति बार बार हो रही है, व की आवृत्ति बार बार हो रही है, र की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह यमक अलंकार भी देख लीजिए। नमणी खमणी बहुगुणी, सगुणी नरई सिसाई, ढाणी जे प्रीतम मिलई, यूं कहीं दाख बिहाय, पंजर नहीं छई पानी पयु, था दिसमूल रिहाय। हाँ, यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी, जहाँ समान वर्ण समुदाय की आवृत्ति हो किंतु प्रत्येक स्थल पर उस वर्ण का पृथक पृथक अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। यह यानी कि ढोला मारू की कथा प्रेम कथा प्रसंग है, प्रकृति चित्रण इसमें है, वर्षा ऋतु दर्शन है आदि के इसमें वर्णन हुए हैं। काव्य में राजस्थानी संस्कृति की सर्वत्र पहचान इसमें दिखाई देती है। ढोला मारूरा दोहा राजस्थानी भाषा की अनोखी धरोहर है। राजस्थान की प्राचीन हवेलियों में इसके भित्ति चित्र, ऊंट सवार ढोला मारू की मूर्तियाँ एवं चित्र इस गाथा की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। मैंने बताया था बच्चों कि हम इस कथा का सार भी पढ़ेंगे, पर हम कल की क्लास में इस कथा का सार देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार बच्चों।